हेलो लर्नर, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में ओवरऑल इसके वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम लोग अपने रुपये पे शेर का जो स्तंभ देखते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये आया कहाँ से। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारा और वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो बताता है रोशन के रुपये, इसको हम लोग पढ़ते हैं तो एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगी कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है और किस चीज़ के बारे में दिया रहेगा। तो जन्मदिन पर रोशन के दादाजी से एक कड़क नोट मिले। उसने अपने हाथ में दबा रखा था और एक नया कैसेट खरीदने का मन था, लेकिन एक साथ ही बिल्कुल नए कड़क नोटों को देख करके छू करके महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि नोटों के दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाएं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज़ का डिफरेंस पाते हैं, एक गांधी जी का और एक शेर का। तो गांधी जी के बारे में आई होप कि रोशन को पता होगा। और चित्र वो बताता है कि इस शेर का रेफरेंस क्यों दिया गया है, फिर शेर का चित्र क्यों बना है, इसका वजह क्या है। तो चलिए इसी वजह के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्यों बना है, क्यों बना और ये कहाँ से आया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बताता है एक बहुत बड़ा राज और एक साम्राज्य, इसके बारे में भी हम लोग डिफरेंस पता करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपये और पैसे पे देखते हैं, एक उनका लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। आप गौर से सुनिए, उसे कहाँ स्थापित किया गया? सारनाथ। यदि आप सारनाथ के बारे में सुने होंगे तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा कि सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पे अपना उपदेश जाकर दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। यानी बहुत सारे अभिलेखों को खोदा गया। ये जैसे आप शेर का जो स्तंभ देख रहे हैं इस ढंग का, किसके आज्ञा पे? तो अशोक की आज्ञा पे। ठीक है, इससे पहले हम जानते थे कि अभिलेखों में क्या लिखा है और इसे समझने की कोशिश करें कि राज्य के साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अब राज को साम्राज्य हम क्यों कहते हैं, इसको भी जानना है। इससे पहले हम लोग जानते थे कि अभिलेख में क्या लिखा जाता है। अभिलेख या तो किसी ताम्र पे या किसी क्या बोल सकते हो पत्थर पे जो लिखा हुआ चीज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 साल पहले की थी। 300 साल पहले की थी। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दादाजी थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में आप ये कह सकते हैं विद्वान कवि कौन थे। ठीक है, एक तरह से उसको गाइड करने वाला कौन था? तो थे चाणक्य और कौटिल्य, जो कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। और आगे हमको कुछ याद भी रखना होगा, ये आप ज़रूर मेंशन कर लीजिए अपनी नोट्स बुक में। ये जो लाइन है ये ज़रूर मेंशन कर लीजिए। चाणक्य के कई विचार हमारे अर्थशास्त्र नियम की किताब में मिलते हैं। और चाणक्य जो ने किताब लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें बहुत सारे उसके विचार मिलता है, और जिसको हमको आगे थोड़ा उस रेफरेंस को पढ़ेंगे भी कि इसने अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ मेंशन किया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो चाणक्य। ठीक है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। नॉर्मल सा याद रखिए, चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका बेटा कौन बना? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। तो आप देख सकते हैं कि मौर्य वंश का यानी एक तरह से विशाल बहुत बड़ा राजा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
तो पाते हैं कि यहाँ पर जो साम्राज्य में बहुत से नगरें थे और मानचित्र में बिंदुओं से दिखाया गया है, जो मानचित्र में बिंदु से दिखाया गया है काले बिंदु से, वो साम्राज्य था। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं ये सब साम्राज्य था। तो पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया और तक्षशिला हो गया। तो उस समय में जो अशोक का जो शासन जो चल रहा था, जो मेन साम्राज्य था, वो तक्षशिला था। याद रखिए, तक्षशिला था, पाटलिपुत्र था और उज्जैन था। यहाँ से वो शासन करते थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, ये आप मेंशन कर लीजिए। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था ना, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिणी भाग भारत में जाने वाला रास्ता में पड़ता था। अब ये जो उज्जैन है ना, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आने जाने के रास्ता में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल सा कि उज्जैन में कौन रहते थे अशोक के समय में? तो व्यापारी, अधिकारी, ठीक है, और शिल्पकार। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत के इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य में अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न होते थे। अब वो एक कहना ये चाह रहे हैं कि मध्य भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इस भाग में अधिकांश जंगल हुआ करता था और वहाँ पे पीपल लोग क्या करते थे, लोग जा करके फल फूल इकट्ठा करते थे या शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। थोड़ा इसको देख लेते हैं। जिन जगहों में अशोक का शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। आप गौर से सुनिए, लाल लाल जो जगह मिला वहाँ पे शिलालेख मिला है। शिलालेख का मतलब हुआ कि कोई पत्थर पे लिखा हुआ, ठीक है, अभिलेख, तो उसी को शिलालेख कहा गया है क्योंकि उसे पत्थर पे लिखा जाता है। शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। ओके, तो बताता है कि शिलालेख मिला है जो बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेडिस पॉइंट में दिखाया गया है, दीज आर द शिलालेख। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया से कितना बाहर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। और बताता है कि वो जो भिन्नता जो थी तो हमको और जगह अलग देखने को मिल रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, तो पता है भाषाएं बोलते थे और शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग किस्म के पोशाक पहनते थे। नॉर्मल सा है कि ऐसा बोलते हैं ना कि इंडिया जो है ना एक डाइवर्स कंट्री है। इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग यानी प्रकार के धर्म है, रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेजेज बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में ये चीज़ देखने को मिलता है, बल्कि पहले के ज़माने में भी ऐसे देखने को मिलता था। राज और साम्राज्य से कैसे भिन्न है? जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो कहते हैं चूँकि साम्राज्य बड़े से बड़े राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अब देखो, सम्राट बहुत बड़ा हुआ साम्राज्य, ठीक है, उसके यानी प्रोटेक्शन के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा संसाधन की ज़रूरत होती थी, बहुत बड़ा सेना की ज़रूरत होती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं राज्य से क्या है, बड़ा है। इसी कारण से बड़ी संख्या में इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी और अधिकारियों को भी जरूरी पड़ती थी। क्यों? कर वसूलना है, जासूसी करना है, यानी कि क्षेत्र पे नज़र रखना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसा होता था, वो सब उसको करना होता था। इसीलिए सम्राट के लिए बहुत चीज़ जरूरी पड़ता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, अब गौर से सुनिए, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह जो राजा है वहीं से वो शासन कर लेगा, नहीं कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि मेरा जो इंडिया है उस पर शासन करने के लिए उसने राज्य में डिवाइड किया, राज्य को जिला में डिवाइड किया, जिला को किस चीज़ में डिवाइड किया,
पंचायत बेसिस पे डिवाइड किया। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि शासन करने का अलग अलग प्रणाली है। तो इसी तरह उस समय में भी था। पाटलिपुत्र, उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नज़र था। जो पाटलिपुत्र जो था वो राजा का जो नज़दीकी एरिया था और उस पर सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह कि गोवा के इलाकों पे, गांवों में और शहरों में किसान और पशुपालक किसानों और पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों को सेक कर इकट्ठा करके राजा के अधिकारियों को नियुक्ति करता था। अब यहाँ पे देखो, राजा अधिकारी का नियुक्ति खुद करते थे। क्यों? क्योंकि उसे शिल्पकार, व्यापारी और किसान से उसे कर लेना होता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इसमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और संदेशवाहक एक दूसरे से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूसी अधिकारियों पर कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इसके बाद उस सम्राट तथा राजा के परिवार के वरिष्ठ मंत्री की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा जाता था। अब होता क्या था, जैसे हम बोलते हैं ना अभी पीए, पर्सनल असिस्टेंट, तो उस समय में भी राजा का मंत्री हुआ करता था पर्सनली, जिससे वो क्या करते थे, राजा से सलाह लेते थे और राजा के पास बात रखते थे। और उस समय में भी जासूस होता था। जैसे अभी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के पास रॉ है और इजराइल के पास मोसाद। इन द सेम वे हम वहाँ पे भी पाते हैं कि उस समय भी जासूस हुआ करता था। जो राजा के जो मंत्री होते थे, जो राजा का जो कार्य करते थे, उस पर नियंत्रण रखते थे, उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इस तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी का आज से शासन किया जाता था। अब देखो यहाँ पे होता क्या था, जो तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों पर शासन कैसे किया जाएगा। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों और वहाँ के राजपाल बनाकर भेजा जाता था। अब ऐसा होता था कि वहाँ का जो राजधानी है तो वहाँ पे राजपाल या गवर्नर राजकुमारों को बना करके भेजा जाता था, जिससे वहाँ पर जाकर के वो क्या कर सके, अच्छा से अपना शासन व्यवस्था चला सके। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पे स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। अब ऐसा मानो कि वहाँ पे अधिकांशतः राजा का प्रभाव नहीं होता था, तो अधिकांशतः उन लोगों का ही चलता था। अधिकांशतः वहाँ पे जो रूल था अधिक रिस्ट्रिक्ट नहीं था। प्रादेशिक केंद्रों पर भी विस्तृत क्षेत्र था और इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अब देखो ये क्या करते थे कि जो मौर्य शासक थे वो मार्ग पे, नदी पे अधिकांश तो ध्यान रखते थे, क्योंकि वो आवागमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता होता था। अब नदी पे क्यों नियंत्रण रखता था, तो नदी के थ्रू वो लोग क्या करता था, बिजनेस करता था, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करके। यहाँ से उसने जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। कर या भेंट के रूप में यानी उपहार के रूप में मिलता था, उसे वो इकट्ठा करते थे। उदाहरण के तौर पे अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम के लिए कंबल और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य द्वारा, तो उसमें एक उल्लेख मिलता है कि जो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है ना वो कंबल के लिए प्रसिद्ध थे और जो दक्षिण वाला भाग है सोने, ठीक है, भारत में सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन जो इकट्ठा किया जाता था कैसे किया जाता था, नजराने के रूप में। अब नजराना क्या होता है तो बताता है, यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो। अब कर होता है इकट्ठा, यानी नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, जबकि नजराना अनियमित ढंग से। उस पर ऐसा बाध्यता नहीं थी कि ठीक है तुमको एक समय पीरियड पे ही देना ही है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में पराया ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। नजराने स्वेच्छा से दिया जाता था और कर उस पर थोपा जाता था कि आपको देना ही पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखते हैं राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की रानी, ठीक है, सेल्यूकस निकेटस के राजदूत था। अब देखो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत कौन सा? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए। अब देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया और देखता क्या है कि जब राजा अपना शोभा यात्रा निकालता है तो उसका जो शोभा यात्रा इस ढंग से होता है कि वो पालकी में निकलता है, ठीक है। उसके अंगरक्षक होते हैं जो सोने चांदी से अलंकृत, ठीक है, हथियारों पे सवार होते हैं। उसके अंगरक्षक के पेड़ों वो लेकर चलते थे, उसके जो अंगरक्षक थे वो पेड़ के टहनियाँ लेके चलते थे और पेड़ पे क्या होता था, तोता का झुंड बैठा होता था। तोता राजा के आसपास घूमता रहता था और जो राजा होता था वो क्या होता था, महिलाओं से घिरे रहते थे, जो हथियार बंद महिला थी उनसे घिरा हुआ रहता था और राजा को हमेशा डर होता था कहीं कोई हमला न कर दे। और राजा अपना खाना खाने से पहले वो नौकर से चखवाता था और 2 रात किसी एक कमरे में सोता नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि कितना डर होता था उस समय में भी। तो इस समय में उस यानी जो मेगास्थनीज है, ऐसा वो अपने बुक में रेफरेंस देता है, ऐसा लिखा गया है कि उस समय में राजा अपना प्रोटेक्शन कैसे करता था और किस ढंग का प्रोटेक्शन हुआ करता था। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, तो पटना के बारे में बताता है कि ये जो है बहुत बड़ा विशाल और खूबसूरत नगर था, ठीक है, जो प्राचीन या विशाल प्राचीन से घिरा और लगभग 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी के कच्चे ईंटों वाले बने और राजा महल के काठ से बना और पत्थर और नक्काशी से अलंकृत। नक्काशी का क्या होता है, आप एक देखते होंगे जब आप पुराने बिल्डिंग्स घूमने जाते होंगे, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स घूमने जाते होंगे तो बहुत अच्छा से डिजाइन करके वहाँ पे चित्रित किया जाता है, दैट इज़ द नक्काशी, ठीक है, जो बहुत अच्छा ढंग का, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कोई पेंटिंग किया रहा, पेंटिंग नहीं कह सकते आप, उधेरा रहता है, ठीक है, काठ पे या पत्थर पे, उसको बोला जाता है अलंकृत नक्काशी। इसके चारों तरफ, ठीक है, उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरे से घिरे थे। तो इस ढंग का पाटलिपुत्र का विवरण मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे और यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों के हाथी लकड़ी और मधु और मोम जैसे चीज़ें ला कर के देते थे। अब जैसे मानो कि जंगल वाले भाग है तो वहाँ पे क्या करते थे पदाधिकारियों, तो वहाँ से लकड़ी या हाथी का जो दांत होता था या मधु, ठीक है, मोम, ये सब ला करके वो लोग देता था। अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब याद रखना कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अब अभिलेख क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वो पत्थर या कोई मेटल पे क्या किया जाता था, लिखा जाता था, उसी को बोलते हैं अभिलेख, और उसके द्वारा वो संदेश भेजते थे। वो अभिलेखों का यानी एक तरह से यूज करना स्टार्ट किया, ये अभिलेख पे लिख करके यानी अलग अलग जगहों पे लिख, वहाँ पे वो स्थापित करवाते थे। अशोक ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में या ब्राही लिपि में लिखा जाता था, ठीक है, ब्राही लिपि में। आप याद रखिए कि अशोक का जो ज़्यादातर अभिलेख लिखा जाता था प्राकृत या ब्राही लिपि में। कलिंग के युद्ध के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या था वहाँ पे। तो बताता है कलिंग के युद्ध का वर्णन हुआ है अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख में हमको क्या मिलता है, कलिंग के युद्ध के वर्णन के बारे में। आपने एक अभिलेख में अशोक की बात कही, ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। अब यहाँ पे देख लो कि 8 साल बाद वो कलिंग पे विजय पा लेता है। लगभग 1.5 लाख लोग, ठीक है, बंदी बन गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं और इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, ठीक है। वे लोग
अपने सगे संबंधी मित्रों बहुत सारे प्यार करते थे और दास और मृतकों के प्रति दयावान होते थे। वे युद्ध में या मारे जाते या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। अब कहना यहाँ चाह रहे हैं कि बहुत सारे आदमी का कहीं ना कहीं क्लोजरली रिलेशन होगा, कोई किसी का दास होगा, कि कोई किसी पे दाया होगा, लेकिन वो लोग भी तो मारा जाता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या श्रम हो, सब तो मारा जाता है। जब कलिंग पे चढ़ाई किया गया तो 1.5 लाख को बंदी बनाया गया और 1 लाख से अधिक आदमी की जान चली गई। तो अब होता क्या है यहाँ पे, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्र से बहुत प्यार करते थे और मृतकों के प्रति दयावान और युद्ध में या तो वो मारे जाते या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने धर्म पालन करने की दूसरी इसी शिक्षा के निश्चय किया। धर्म मतलब होता है धर्म पालन की। इसके बाद मैंने निश्चय किया नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, मुझे धर्म का पालन करना है। अब यहीं से वो क्या होता है, बुद्ध के रास्ते को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसे यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्तीर्ण कर रहा हूँ और मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों के दिल पे जीतना और बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है कि मान लो कि जैसे हम किसी के दिल पे प्यार से जीतते हैं और बलपूर्वक जीते, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, धर्म से जीता हुआ यानी धर्म से जीता हुआ वो हमेशा आपको रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं धर्म को मानूंगा यानी धर्म को मानूंगा और जो मेरे बेटे पोते होंगे मैं वो भी आप युद्ध नहीं करेंगे। और ये जो मैं अभिलेख लिख रहा हूँ इस पर यही संदेश दे रहा हूँ। इसके बदले उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए, कि यानी प्यार कैसे बढ़ाया जाए, धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई के युद्ध के लिए विचारों में कैसे परिवर्तन आए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, अब वो की समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अब गौर से याद रखिए कि कलिंग जो है ना उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, अशोक ने कलिंग के जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराब देकर के युद्ध के वितीर्ण हो गई, मतलब एक उसका दिल कांप उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था, अशोक का क्या मानना था, उसका धर्म क्या था। तो कहना चाहता है कि अशोक का धर्म किसी देवी देवता को पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि आप देवी देवता को पूजा करो या कोई कर्म कांड कराओ यानी यज्ञ करवाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार और शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते, सेम ऐसे ही एक राजा अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। कौन? राजा अशोक। ऐसे कई समस्या थे जिनमें उसे संवेदना थी। ठीक है, और उसने राजाओं से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे और कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों पर क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसी के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक को यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म का महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की। अब देखो धर्म महामात, ये एक वर्ड याद रखना। ठीक है, धर्म महामात। अब होता क्या है कि ये पता है कि डाइवर्सिटी हो सकता है अलग अलग धर्म के मानने को। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता हो सकता है। मान लो कोई बौद्ध को मानता है, कोई जैन को मानेगा और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ेगा ही, दास प्रथा रहेगा ही। लेकिन इसको समाप्त करने के लिए उसने सोचा कि लड़ना अति सोल्यूशन नहीं है, बल्कि धर्म महामात का नियुक्ति करना, मतलब जो धर्म का क्या करे, प्रचार करे। ठीक है, जगह जगह जा करके उसे शिक्षा दे
कि हम लोग कैसे इसको पर आगे अच्छे ढंग से रह सकते हैं। आगे बताता है कि इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पे शिला और स्तंभों को खुदवा दिए और अपना जो संदेश दिए वो शिलालेख में दिए, वो खुदवा कर दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ाकर खुद सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका भी दूत भेजे। आप देख सकते हैं कि कितना अलग अलग देशों में दूत भेजा गया। और उसको जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ करके समझाइए भी कि धर्म को समझिए। जैसे गौतम बुद्ध जी के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े कि कैसे गौतम बुद्ध जी ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है, अलग अलग जगह जाके किए। कैसे नारी भी उसमें पार्टिसिपेट हुआ, लोअर कास्ट भी पार्टिसिपेट हुआ, ठीक है। तो इस ढंग का देखने को मिला। उन्हें सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाए। तो देख सकते हैं कि कैसे एक मानव में चेंजेस देखने को मिला। आगे बताता है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब देखो अशोक का संदेश क्या था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते, उदाहरण के लिए जब बीमार होते और उनके बच्चों का विवाह होता, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते तो वो तरह तरह के अनुष्ठान करते। अब देखो कितना अच्छा चेंजेस आया। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं थे। अब ये जो कर्म कांड था कोई काम का नहीं था। इसके बदले दूसरे रीतियाँ को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये दासों और नौकरों को अच्छा व्यवहार करना और बड़ों का आदर करना, सभी जीवों और दया करना और ब्राह्मणों और मनों को दान देना। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं कि नॉर्मली आज के समय में भी मान लो कि हम लोग बहुत खर्च करते हैं यज्ञ अनुष्ठान दिस दैट और बहुत सारी चीज़ भी, क्योंकि हम अपने परंपरा को मानते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दान भी करते हैं। जो श्रमिक होते हैं उसमें हम अपनी दया भी दिखाते हैं। यानी कहना ये चाहते हैं ओवरऑल कि आप हम्बल बनिए, आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि जीव है तो उसके पास आत्मा नहीं है, वो जीना नहीं चाहती है, ठीक है। कोई जानवर है तो उसको हमको हर्ट नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। अब ऐसा नहीं है कि आपका धर्म है वो सर्वोपरि है, दूसरा का धर्म जो है वो सर्वोपरि नहीं है। ये निंदा करना बहुत बुरी बात है। किसी के दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, यानी दूसरे को धर्म को भी आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो ये वास्तव में अपने धर्म से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब यदि आप किसी धर्म को बुराई करते हैं तो ये निश्चित है कि आप अपने धर्म को क्या करें, नुकसान करें, अपने आप को नुकसान करें। इसलिए हम किसी दूसरे धर्म का प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करें और उसका आदर करना चाहिए, हमको उसको भी समझना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ही भाषा में बात करते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धर्म के विचारों को दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उनके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेशों को उन हिस्सों में बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। यानी कहीं ना कहीं अशोक का जो बात रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, बंगला और मलयालम और तमिल का जो लैंग्वेज आपको देखने को मिल रहा है, जो लिपियाँ हैं उसमें लिखी गई थी ऐसे। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य उभरने से थोड़ा पहले, 2400 साल पहले, अब देखिए मौर्य साम्राज्य से पहले, मौर्य साम्राज्य उभरता उससे पहले 2400 साल पहले चीन सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। अब जो चीन सम्राट ने, आप जो देखते हैं ना बड़ा सा जो दीवार है ना, दुनिया का सबसे बड़ा दीवार, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसने निर्माण किया। इसके बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा में पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। जो पशुपालक लोग थे उससे रक्षा करने के लिए बनाया गया।
अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा। कितने वर्षों तक? 2000 वर्षों तक। देख सकते हैं कितना वर्षों तक काम चला, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहे। क्योंकि साम्राज्य का सीमा क्या होता रहा? बदलती रहे। ऐसा क्यों? हो सकता था युद्ध हुआ उस समय में तो सीमा थोड़ा और बढ़ गया, कोई आक्रमण किया तो कम हो गया, तो ऐसे बदलता रहा। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पत्थर और ईंटों से बनी है, और ये पत्थर ईंटों से बनी है। इसके ऊपर सतह सड़क जैसे चौड़ी है। इसके दीवार को बनाने के लिए हजारों के लोग काम करना पड़ा, यानी हजारों लोगों की काम की ज़रूरत पड़ी। और 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए हैं, और निगरानी के लिए बुर्ज भी बनाए गए। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैया से कैसे भिन्न था, इसके बारे में आप उल्लेख कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।